नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें से भी मतलब एक सवाल कवर होगा आपके एग्जाम में। बहुत ही आसान है, मैं बिल्कुल मतलब शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपके पास टाइम भी कम है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बेसिकली देखो, हम कैपेसिटेंस के बारे में हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, अपनी जो 12th की क्लास थी उसके अंदर भी। कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, कोई भी आपका क्या होता है, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है उसका क्यू, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के, जो उसके अप्लाइड वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है जो चार्ज होता है। ठीक है, तो क्यू प्रोपोर्शनल होता है हमारा वी के। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट यदि इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसा हम बचपन से करते आए हैं, तो C इंटू वी आपका हो जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो आपका यहाँ पे जो C है ये क्या है आपका, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ये आपका। और जो आपका C होगा, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू Q बाय वी। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस आपका। Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय वी। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम बाय वोल्ट हो जाएगी, कूलम बाय वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। इसको हम क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट को हम लिखते हैं फैराड भी लिखते हैं, एफ से भी इसको डिनोट करते हैं। तो यूनिट आपको पता चल गई। यदि हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो आप उसको इसको यहां से डिराइव भी कर सकते हैं चार्ज और वोल्टेज से। मैं इसको सीधा लिख रहा हूं टाइम की कमी होने के कारण। आप इसको याद करना चाहे याद कर सकते हैं, डिराइव करना चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं। -2 टी की पावर 4 इंटू आपका जो हो जाएगा एरिया का एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आ गई है, इसकी डायमेंशंस है। ये किसकी है, कैपेसिटेंस की डायमेंशंस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इतना आपने समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो होता है देखो कैपेसिटेंस, ये जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो देखो बेसिकली डिपेंड करता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है ना, तीन चीजों पे, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, मैं तीन चीजें लिख दूंगा यहाँ पे। तो आपका जो कैपेसिटेंस था, मैंने बताया था, आपका जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, जो सराउंडिंग मटेरियल है, सराउंडिंग मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटेंस दो प्लेट वाले अपन ने कैपेसिटेंस लिए, ठीक है, इनके बीच में हमने कुछ भर दिया है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो सराउंडिंग पर डिपेंड कर रहा है, अंदर क्या है बाहर क्या है। तो पहली चीज आ गई, सराउंडिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या रहती है, किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ये डिपेंड करता है हमारी जो प्लेट्स या कंडक्टर जो यूज कर रहे हैं उसके साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो सर्कुलर है, वो हमारा जो स्पेरिकल है, पैरेलल प्लेट है, कैसा है, उसका साइज क्या है, लंबी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, आपसे पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आशंका की कोई गुंजाइश नहीं होनी। तो अभी हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर। मान लो कोई स्पेरिकल कंडक्टर है हमारा, ये स्पेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है कितना होगा। तो इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है, हमेशा याद रखना, रट लेना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। इसकी रेडियस क्या है, R है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R इज रेडियस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। अज्यूमिंग अर्थ इज एज ए स्पेरिकल कंडक्टर, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। रेडियस दे रखी है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे हो जाएगा ये, आपका C जो होता है इज टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर दे रखी है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता था। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां से ये वैल्यू रख देना, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आंसर इसका आएगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फेराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक के साथ में, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली देखो ये आपका एक कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट दी हुई है, इसमें इसका कुछ एरिया होगा, ये जो प्लेट होगी, इसको मैं इस तरह से घुमा के दिखाऊं तो कुछ इस तरह की प्लेट होगी, है ना, इस तरह की प्लेट होगी, उसका कुछ एरिया होगा
दूसरी प्लेट यहाँ पे होगी, ठीक है, इस तरह से होगी, ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है, ये हो ना, ठीक है, ये वोल्टेज कुछ लगा के वो कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसका जो एरिया है कितना है, इस प्लेट का ए है, इसका भी ए है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, इसका जो कैपेसिटेंस क्या होगा, सी। तो सी जो होगा वो कितना होता है इसका, इस केस में एप्सिलॉन नोड ए डिवाइडेड बाय डी, ये होता है आपका कैपेसिटेंस, यदि हम एरिया और डिस्टेंस के उस फॉर्म में लिखें तो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं यदि, ये तो क्या हो गया नॉर्मल केस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं हम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मान लो इसमें ग्लास भर दिया हमने, ठीक है, या फिर हमने कोई भी इसमें प्लास्टिक वगैरह डाल दिया है, उस केस में इसका जो नया कैपेसिटेंस निकल के आएगा ना, सी, इसको मान लो सी नोड नाम दे देता हूं, तो इसको आ जाएगा सी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मान के चलो आपका के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो इसका के है, तो के इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू आपका एरिया डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आपका जो सी होता है वो क्या हो जाता है, के इंटू आपका सी नोड, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं सी बाय सी नोड, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इतना सा है, इसके अंदर कोई ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अब देखो कैपेसिटेंस इस इधर से देख भी सकते हो, एक चीज है ना, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है यहाँ पे सी, यदि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो मतलब कि डाल रहे हैं इसके अंदर, पहले नहीं था अभी डाला है, तो के से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम प्लेट्स का एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर है ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है उसको क्या करते हैं हम, कम करते हैं या बढ़ाते हैं। मान लो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो कब कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा, ठीक है, इतना सा है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स को भी हम जोड़ सकते हैं पैरेलल में, सीरीज में, तो उल्टा होता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उससे उल्टा होता है कैपेसिटेंस का। तो सीरीज में यदि कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं C1 C2 C3 C4, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस टाइप से। यदि पैरेलल में यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो उस केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ही आसान है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दैट इज चार्ज, तो व्हाट विल बी द फोर्सेस बिटवीन, दो प्लेट होंगी तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा आपस में ना, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो उस केस में देखो आपको पता एक चीज है, फॉर्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई। आपको पता है ना, जो चार्ज होता है वो फोर्स होता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू आपको पता है Q इंटू ई होता था बचपन में, आपको याद हो तो किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। यहाँ पे दो प्लेट है, उन पे टोटल चार्ज क्यों आ रहा है, तो बेसिकली हाफ हो जाएगा उस पे टोटल जो रहेगा ना, एक के ऊपर जो फोर्स रहेगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट की वजह से कितना होगा, यदि उसकी चार्ज डेंसिटी जो दे रखी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि फॉर्मूला याद किए होंगे तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो Q बाय सिग्मा लिख सकते हैं, Q बाय एरिया, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नोड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूं, तो आपका जो फोर्स रहेगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा, आपको याद रखना है, इंटू 2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नोड इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये किसका फॉर्मूला है, आपका फोर्स निकालना है दो प्लेट्स के बीच में, बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। यदि चार्ज नहीं है, मान लो कैपेसिटर बोल देते हैं कि चार्ज ही नहीं है, उसकी जो प्लेट्स है चार्ज नहीं, तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि Q कितना हो जाएगा उस केस में 0, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा 0। कब हो जाएगा ये, जब चार्ज नहीं है तब। चार्ज होगा तो उस केस में Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नोट इंटू ए, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, आपसे यदि पूछा हुआ है तो वो में क्या निकलेगा, एनर्जी इज इक्वल टू, या फिर वर्क डन भी बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, वी क्या आपका वोल्टेज स्क्वायर, और या फिर इसको बोल सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। तो यदि वो चार्ज नहीं है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यदि चार्ज है तो उसका चार्ज कुछ Q होगा, उसकी वजह से उसकी एनर्जी आ जाएगी। यदि जो हमारा कैपेसिटर है चार्ज नहीं है तो उस केस में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी यदि वो चार्ज नहीं है तो, क्योंकि क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस पे सिंपल कोई सवाल आ सकता है, ये टॉपिक में से एक सवाल तो आना ही है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसकी मैंने प्रॉपर्टीज की बात करी थी। जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है शेप पर, साइज पर ऑफ कंडक्टर जो हम यूज कर रहे हैं उस पे, साथ ही साथ सराउंडिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है हमने मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या डाला है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था एक पिछले लेक्चर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है वो ओनली डिपेंड करती है मटेरियल पे, दैट विल नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आएगा, एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली डरने घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन होके रहेगा, चाहे वो 10 दिन बाद पेपर हो चाहे महीने बाद पेपर हो, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, डटे रहना है। सबके लिए 15 दिन का समय, ये नहीं आपके लिए, ठीक है। सबकी स्थिति खराब है।